बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोना रीड द आर्टिकल। ये आर्टिकल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना कि ये बेस्ट राइटर्स, कॉलमनिस्ट, उनकी टेक्निक्स होती है, हमें उनसे कुछ सीखना होता है। उनके अल्फाज, उनकी जस्टिफिकेशन, वो बड़े इंसाफ से अल्फाजों को फ़िक्र में डालते हैं, एक सांचे में लेके आते हैं, बात को तवालत भी दे लेते हैं, फिर समझाते भी हैं। तो अगर हम इसको रोज़ अपनी प्रैक्टिस बनाएं तो हमें बेपनाह फ़ायदा होता है। नंबर 2 ये कि हमें अल्फाज मायने भी आते हैं। वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट इन द राइट फिगर्स। सेंटेंस में उसको जस्टिफाई कैसे करना है, तो ये जस्टिफिकेशन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिए होते हैं, तो हमें उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कॉलम मुझे मिला, आपसे डिस्कस करूँ आज, जिसमें सरफराज के बारे में, रशियल मार्क्स के बारे में डिस्प्यूट उठा था। तो ये तो हम पाकिस्तानी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ इसको कोई नस्ल परस्ती या रेसिज्म नहीं बोला जाता। ये तो हमारे लिए एक गुस्सा या जहनी फ्रस्ट्रेशन वो निकालने के लिए हम किसी को कुछ कह देते हैं, इससे हमें बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड एक लॉ होता है जिसमें हम काले को काला बोले, अंधे को अंधा बोले, वो एक रेसिज्म में आ जाता है, वो एक रेशियल नेचर कहलाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेडिंग पे ध्यान रखिए। South Africa captain Faf du Plessis in the statement on Wednesday said that his team has forgiven Sarfraz Ahmed for remarks of disputably racial nature during a match between the two sides in Durban on Tuesday. यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दे रहा था, जैसे कि लफ्ज़ है forgiven। ये थर्ड फॉर्म है, कौन सी है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, जैसे कि हैव, हैज़, हैड। यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वो सिंगुलर के तौर पे डील हो रहा है। टीम हैज़ फॉरगिवन, टीम हैज़ फॉरगिवन यानी कि टीम ने उसको माफ़ कर दिया है। सरफराज अहमद ऑब्जेक्ट के तौर पे आए। फॉर रिमार्क्स, जो कुछ उसने बोला, ये रिमार्क का मतलब होता है जो उसने बयान दिए या उसका जो बयान था या जो अल्फाज उसके मुंह से निकले वो क्या थे? रिमार्क्स। ये हम ये भी कह सकते हैं सरफराज अहमद फॉर वर्ड्स। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं फॉर टॉकिंग, फॉर टेलिंग, फॉर स्पीकिंग। तो यहाँ पे रिमार्क एक वर्ड आया जो बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। फॉरगिवन सरफराज अहमद फॉर रिमार्क्स ऑफ अ डिस्प्यूटेबली रेशियल नेचर। अब वो यहाँ पे रेशियल नेचर भी कह सकता था। डिस्प्यूटेबली इसलिए कहा गया ताकि रेशियल नेचर का जो मतलब है वो वाज़े हो जाए। डिस्प्यूटेबली कि वो एक झगड़े के तौर पे बन गया। वो नेचर कौन सी बनी? झगड़े वाली बन गई, एक सिचुएशन बन गई। तो डिस्प्यूटेबली रेशियल नेचर, अगर आप डिस्प्यूट का वर्ड ना भी इस्तेमाल करें चल जाएगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं सरफराज अहमद for remarks of a racial nature during a match between the two sides in Durban on Tuesday. So let's go ahead. In the next paragraph, there are quotes. We forgive him because he said sorry. तो यहाँ पे present indefinite tense और साथ ही past indefinite tense। indefinite tense की खसूसियात आपको बताई गई हैं कि सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। सब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें? वी। क्या आ रहा है? वे। आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही है वी फॉरगिव हिम, हम उसे माफ़ कर चुके हैं या करते हैं? क्या आएगा? करते हैं। हम उसे माफ़ करते हैं, हम उसे माफ़ करते हैं। क्योंकि ही सेड सॉरी, क्योंकि उसने, उसको अफसोस हुआ है या उसने सॉरी कहा। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सॉरी कहता है। एक ही फ़िक्रे में दो ज़माने मुख्तलिफ हैं। वो कैसे? क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में चेंजेस हैं। पहले वाले में इतने से सेंटेंस में ये एक जुम्बल्ड सेंटेंस है। जुम्बल्ड सेंटेंस कौन सा होता है? जो ज्वाइंट होता है, जो दो बातें कहता है। दो किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, दो वर्ब्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो इसमें जुम्बल्ड सेंटेंस में पहले में इंडेफिनिट टेंस, हम उसे माफ़ करते हैं बिकॉज ही सेड सॉरी। तो हमें इसमें कैसे पता चला कि ज़माने मुख्तलिफ हैं? वर्ब से, वर्ब की फॉर्म से। यस, एग्जैक्टली। फॉरगिव और सेड।
हम उसे माफ़ करते हैं बिकॉज ही सेड सॉरी। स्कीपर डुप्लेसिस सेड फॉलोइंग अ ट्रेनिंग सेशन ऑन ट्यूसडे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे फॉलोइंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग अ ट्रेनिंग सेशन। यहाँ पे ये भी आ सकता था प्रैक्टिसिंग इन अ ट्रेनिंग सेशन, फॉलोइंग अ ट्रेनिंग सेशन, वर्किंग इन अ ट्रेनिंग सेशन। तो फॉलोइंग वो वर्ड है जो बेस्ट किस्म का उसको लगा यहाँ पे इस्तेमाल करना। फॉलोइंग एक बेस्ट वर्ड उसने प्रेफर किया। यहाँ पे क्या आ सकता था? प्रैक्टिस भी आ सकता था, डूइंग भी आ सकता था, वर्किंग भी आ सकता था। तो यहाँ पे क्या आया? फॉलोइंग अ ट्रेनिंग सेशन ऑन थर्सडे ही हैज़ अपोलोजाइज्ड एंड टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। तो ही हैज़ अपोलोजाइज्ड और फिर क्या आया? एंड टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें दो बातें वादे करता चलो। पहली बात ग्रामर वाले कि हैज़ आ गया फिक्रे में, थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज आ गई। आगे एंड के बाद फिर आपको हैज़ की गुंजाइश नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगा भी लें जैसे कि ही हैज़ अपोलोजाइज्ड एंड हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हैं यहाँ पे हैज़ आप लगा लें, लेकिन ना भी लगाएं चुनाचे ये काम चल जाएगा। चुनाचे एक ही फ़िक्रा है, एक ही फ़िक्रे में उसको जुम्बड़ करके उसको जोड़ के उसने फ़िक्रे में बात पूरी की। ही हैज़ अपोलोजाइज्ड एंड टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। अब इसका उर्दू में क्या मतलब है? उसने माजरत कर ली है और उसकी ज़िम्मेदारी भी ले ली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टेक का वर्ड इस्तेमाल होगा, टेक की वर्ब इस्तेमाल होगी। चुनांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्ब नहीं है, उसके लिए हमें क्या वर्ब चाहिए? पॉजिटिव वर्ब चाहिए, टेक चाहिए। गेट भी हो सकता है, यहाँ पे आप इसको टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिम्मेदारी लेना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी वर्ब बनती है। ही हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, जो कुछ उसने कहा उसके लिए उसने क्या किया? अपोलोजाइज़ किया और फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक किया। इट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स, अब ये मामला हमारे हाथों से गया या हमारी तरफ से अब इट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स। ये भी एक बेहतरीन बात है, आप इसको मुख्तलिफ मामलात में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईलाइट करता चलो, इट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स, कि अब ये बात हमारे तक नहीं है, हमने तो इस बात को छोड़ दिया। ये मामला, इट को क्या कहा गया? इट एक प्रोनाउन है, इस मैटर को एज अ सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल दिया गया। इट जब यहाँ पे जिक्र हो तो इसका क्या मतलब बना? ये मामला, इट इज़। एंड ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विल हैव टू डील विद इट नाउ, विल हैव टू डील विद इट नाउ। अब ICC को इसके बारे में इसको डील करना होगा। ये डील वो वर्ड है जो सुलझाना। अब ये डील आप जब सुन रहे तो इसका भी वही मतलब है जो किसी मैटर का वर्ड आए ना, कोई मामला हो, कोई डिस्प्यूट हो, उसको डील भी किया जाता है, उसका फैसला करना। तो यहाँ पे डील वर्ड आया। ये भी कह सकता था ICC विल हैव टू डिसाइड अबाउट इट नाउ। ऑलराइट, तो डील का वर्ड आया एक डिसीजन के तौर पे कि वो इसके बारे में डिसाइड करेगा कि क्या होगा। विल हैव टू डील विद इट नाउ। अब इसके साथ जी, so in this paragraph the cricket news website said that a report of incident has been submitted to the ICC by match referee Ranjan Madhugali and that the cricketing body is currently considering the matter। ऊपर वाला सारा पैराग्राफ अगर हम इसको फ़िलहाल एग्जाम्प्ट करते हैं तो ये वाला है करंटली कंसिडरिंग द मैटर। ये चीज़ गौर करें तो किसी मैटर के बारे में सूरत हाल जो है वो देखी जा रही हैं, भांप रहे हैं, उस मामले में अभी कुछ तय पा रहा है, तो वो क्या होता है? कंसीडर। मामले को गौर से देखना, मामले को किसी तह तक पहुंचाना, मामले के फैसले से पहले जितने इक़दाम होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, दे आर कंसीडर्ड। सो हम कह सकते हैं दैट द क्रिकेटिंग बॉडी इज़ करेंटली कंसिडरिंग द मैटर। अब क्रिकेटिंग बॉडी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो क्रिकेट के ऑफिशियल हैं, जो
अरबाब इख्तियार हैं, अथॉरिटीज़ हैं वो, और ये जो रेफरी है, मैच रेफरी, वो जो चश्मदीद गवाह है उस वक्त का मैच का, वो क्या कर रहा है, कंसीडरिंग कर रहा है किसको, इस मामले को, इस डिस्प्यूट को, जो कि रैशनल नेचर में साबित हुआ। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंसिडेंट, यानी जिस तरह की सूरत हाल है इस वाक़े की, बिकॉज ऑफ द नेचर, ये फ़िक्रा बिकॉज से शुरू हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंसिडेंट लीगल ऑफिशियल्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड and very little has emerged about what if any action will be taken। तो कहने का मतलब ये कि जो लीगल ऑफिशियल्स हैं वो इस मामले में ऑलरेडी मुलव्वस हो चुके हैं। एंड वेरी लिटिल हैज़ इमेज्ड अबाउट व्हाट, बहुत कम जानते हैं कि क्या होगा, इफ़ एनी एक्शन विल बी टेकन, कि अगर कोई वाक़या जो है वो कोई भी उसका कदम लिया जाता है या उसके बारे में अभी बताया जाता है। यहाँ पे आपने क्या देखा, व्हाट एनी एक्शन विल बी टेकन। इमर्स्ड का क्या मतलब है, उठना, उठाना, कोई मामला सामने आना या कोई बात बताना। वेरी लिटिल हैज़ बीन इमर्स्ड, बहुत कम बताया गया है, बहुत कम सुनने को मिला है, बहुत कम मालूमात मिली है। वेरी लिटिल हैज़ इमर्स्ड। यू गॉट माई पॉइंट शफ्टल? वेरी लिटिल हैज़ इमर्स्ड मीनिंग दैट कि बहुत कम मालूम हुआ है, अबाउट व्हाट, उसके बारे में जो कि इफ़ एनी, कि अगर कोई एक्शन विल बी टेकन, कोई भी कदम लिया जाए। ऑलराइट, लीगल ऑफिशियल हैव बीन इन्वॉल्व। लीगल ऑफिशियल मीन कि वही जो अरबाब इख्तियार हैं जो कि क्रिकेटिंग बॉडी के हैं। ऑलराइट, अर्लियर ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को जल्द, सुबह या दिन के वक्त, या अर्लियर का वक्त होता है जो अर्ली का वक्त हो, सवेर का वक्त, या पाकिस्तान कैप्टन सरफराज अहमद अपोलोजाइज्ड, उसने क्या किया, माजरत की, फॉलोइंग अ कंट्रोवर्शियल कमेंट। कंट्रोवर्शियल कमेंट, डिस्प्यूटेबल कमेंट, he remarked a disputable comment with his racial nature। उसने रेशियल नेचर से जो रिमार्क किए थे वही बात कंट्रोवर्शियल में कन्वर्ट हो रही है इस आर्टिकल में। यानी कि वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते, उसका अदर वे से उसका सिनोनिम, उसका सिमिलर वर्ड जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये डिसेंट सी राइटिंग होती है। यही चीज़ पिक करने के लिए जोर दिया जाता है कि वर्ड जितने भी याद करो उनको वहाँ इस्तेमाल करो नफासत के साथ। तो फॉलोइंग अ कंट्रोवर्शियल कमेंट, वहाँ पे क्या आ रहा था, रिमार्क, यहाँ का क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है। रिमार्क और कमेंट एक ही बात हुई, जो चीज़ मुंह से बोली गई। फॉलोइंग अ कंट्रोवर्शियल कमेंट एम्ड एट साउथ अफ्रीकाज एंड, ये क्या है इसका नाम जो उनका बल्लेबाज था। एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट सो आई एम नॉट श्योर विद द नेम। ओके, मैं इसको बोलूँगा AP। South Africa's AP which was picked up by a stump microphone। अच्छा, picked up का क्या मतलब है, जो कि सुना गया। यहाँ पे पिकअप हुआ जो उनको सुनने में मिला। जैसे मैं कहूँ आर यू पिकिंग मी, आर यू गेटिंग मी, यानी आप मुझे सुन रही हैं। तो माइक्रोफोन ने उस बात को पिकअप किया, या फिर माइक्रोफोन से जो बात निकली और वो आगे पिकअप हुई सबको, वो कमेंट्स थे कंट्रोवर्शियल किस्म के। During the second one-day international in Durban on Tuesday. All right. The incident occurred in the 37th over of South Africa run chase during the game at Kingsmead when AP got an inside edge of a Shaheen Afridi delivery that narrowly missed the stump। यहाँ पे थोड़ी सी रीज़न बताई है कि 37वां ओवर था। The incident occurred यानी वाक़या तब रोनमा हुआ in the 37th over of South Africa's run chase, जब साउथ अफ्रीका का रन चेस कर रहा था ड्यूरिंग द गेम के दौरान एट किंग्समेड, यानी उस जगह का नाम, when AP, जब उस काले खिलाड़ी ने got an inside edge, जब एक इनसाइड एज आया, बॉल का कैच का मौका है शाहीन अफरीदी की डिलीवरी पर, उसकी बॉल पर,
दैट नेवरली मिस्ड द स्टम्प, जो कि स्टम्प को नहीं लगा। तो वहाँ पे एक वक्त आया कि AP हु वाज ऑन 50 एट दैट टाइम, वो 50 कर चुका था। हु वाज ऑन 50 एट दैट टाइम, यहाँ पे आप एट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वाज एट 50। ऑलराइट, रेन टू द नॉन स्ट्राइकर एंड, सरफराज वाज हर्ड, सरफराज को सुना गया। ये पैसिव में लिखा गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। सरफराज वाज हर्ड ऑन द स्टम्प माइक्रोफोन सेइंग इन उर्दू, अबे काले तेरी अम्मी आज कहाँ बैठी हैं, क्या क्या पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के, यानी कि कोई तावीज़, हाँ, यानी क्या पढ़वा के, यानी कि उसने क्या पढ़ा आपके लिए। ऑलराइट, मतलब क्या सिखाया आपको? हाँ, यानी क्या जादू किया या क्या दुआ की आपकी माँ ने। तो ये तो एक ह्यूमरस किस्म का सेंटेंस था, ये कोई रेशियल या कोई कंट्रोवर्शियल कमेंट नहीं था, ये कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं थे, लेकिन लिए कि इंटरनेशनल लेवल पे गेम हो रही थी। चुनाचे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है क्रिकेटिंग बॉडीज़ में, उन लोगों की इंटरनेशनल लेवल पे सेल्फ इस्टीम्ड होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना होता है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लॉ में ये भी आ जाता है कि आप अपने ऑपोजिट की या ओपोनेंट की आप रिस्पेक्ट करें। When translated into English that means hey black guy, where's your mother sitting today? आज आपकी माँ कहाँ बैठी है, यानी कि मंदिर में, मस्जिद में है, कहाँ है, दरबार में है। What prayer have you got her? कि आपने उससे क्या दुआएं ली हैं to say for you today, कि आज आप इतना अच्छा खेल रहे हो, या आपके लिए उसने क्या दुआएं की हैं। The skipper tweeted, यानी अब कप्तान की बात आ रही है, I wish to extend my sincere apologize, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अपोलोजाइज़ को मुखलिसाना तरीके से अपोलोजाइज़ करता हूँ टू एनी पर्सन हु मे हैव टेकन ऑफेंस, जिसने इसको मामला बनाया। अच्छा, एक चीज़ होता है मैटर, उसको कंट्रोवर्शियल बना लिया गया उस रिमार्क को, फिर वो कुछ लोग उसको क्या करते हैं, ऑफेंस बना लेते हैं। टेक ऑफेंस, डोंट टेक इट ऑफेंस, आप इसको बड़ा मत बनाओ बात को। डोंट टेक इट ऑफेंस, आप इस बात को इनलार्ज मत करो, इसको बढ़ावा मत दो, इसको तवाल मत, इसको आग मत लगाओ, इसको परसुएट मत करो। तो कोई भी बात उसको ऑफेंस में लेके आना, वो ये वाला लफ्ज़ यहाँ पे आया है, मे हैव टेकन ऑफेंस फ्रॉम माई एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब एक चीज़ होती है फ्रस्ट्रेशन, ज़हनी दबाव, गुस्सा, उसको आप जब निकालते हैं तो वो एक्सप्रेस होता है, आप उसको एक्सप्रेस करते हैं फ्रस्ट्रेशन को। स्ट्रेस आ जाता है ना जहन में, frustration. So I wish to extend my sincere apologize to any person, जो कोई भी इसको बात को बड़ा समझ रहा है या इस मामले को बड़ा सीरियस संजीदगी से ले रहा है, वो इज़ टेकन ऑफेंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि माइंड मत कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, इस बात को आप ज़्यादा ना समझिएगा, तो मैं क्या कहूँगा, डोंट टेक इट ऑफेंस। यार उसने आपकी बात को सीरियस ले लिया, आपकी बात को उसने, he has taken offense, he has taken offensive, he has taken it as, he has taken it offensively, which was unfortunately caught by the stump mic during yesterday's game against South Africa. My words were not directed towards anyone in particular, पर्टिकुलर का मतलब ख़ास तौर पे, एंड आई सर्टनली हैड नो इंटेंशन ऑफ अपसेटिंग एनीवन, यानी इंटेंशन का मतलब होता है जानबूझकर। आई सर्टनली हैड नो इंटेंशन, यानी मेरा कोई इरादा नहीं था ऑफ अपसेटिंग एनीवन, किसी को मैं परेशान करूं, किसी को मैं हर्ट करूं, हाँ तंग करूं। एक तंज था उसके जहन में, वो फ्रस्ट्रेशन की सूरत में कि वो एक तो 50 पे था, भाग रहा था, शायद रन आउट होने से बच गया या एज था कोई, मैच तो मैंने नहीं देखा, अलबत्ता न्यूज़ के मुताबिक पता चल रहा है कि वो 50 में था और बच गया। और उसमें हमारे यहाँ कहते हैं कि आपने क्या तवीज़ धागा करवाया, तो उसने 2 अल्फाज कहे थे, एक तो काले कहा, एक उसने उसकी वालदा की तरफ से कहा, तो जो उन लोगों ने उसको सीरियस ऑफेंस बना लिया। आई सर्टनली हैड नो इंटेंशन ऑफ अपसेटिंग एनीवन, मेरा किसी को अपसेट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन इरादा, इंटेंशन जानबूझकर, तो इंटेंशन का मतलब आप इरादे के तौर पे भी ले सकते हैं। ये वर्ड्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, आप इनको राइट अप कर लीजिएगा, ऑफेंस, फ्रस्ट्रेशन, पर्टिकुलर, इंटेंशन।
माई वर्ड्स ठीक है। वर नॉट डायरेक्टेड, उसी ही पैरे में माई वर्ड्स वर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी वन इन पर्टिकुलर। माई वर्ड्स वर नॉट डायरेक्टेड, मेरे अल्फाज नहीं थे किसी के लिए, टुवर्ड्स एनी वन, किसी के लिए। डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है भेजना भी होता है, किसी तरफ जाना भी होता है। अब किसी को गाली देते हैं तो वो किसको डायरेक्ट कर रही है, किसी को तो कर ही रही होती है, यानी कि वो किसी के अगेंस्ट नहीं थे। यहाँ पे अगेंस्ट भी आ सकता है, टुवर्ड्स की बजाय अगेंस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माई वर्ड्स वर नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी वन, तो टुवर्ड्स और अगेंस्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट। आई डिड नॉट इवन मीन फॉर माई वर्ड्स टू बी हर्ड। अब मीन का मतलब तो मतलब ही होता है, और मीन का मतलब ये भी होता है कि मैं नहीं चाहता था, या मुझे पता भी नहीं था, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे अल्फाज जो हैं वो कोई सुन ले, या मेरे अल्फाजों का ये भी तकाजा नहीं था कि कोई इसको सुने। आई डिडंट, यानी मैं किसी से मुखातिब नहीं था। आई डिडंट इवन मीन फॉर माई वर्ड्स टू बी हर्ड। अगर तो लिखा होता आई डिडंट इवन मीन फॉर माई वर्ड्स, तो फिर इसका मतलब होता कि मेरे अल्फाजों का कोई ख़ास मतलब नहीं था। लेकिन लिखा हुआ है टू बी हर्ड, तो इसका मतलब बनता है कि मेरे अल्फाज किसी को सुनाने के लिए नहीं थे। हर्ड, अंडरस्टूड और कम्युनिकेटेड टू द अपोजिंग टीम और द क्रिकेट फैन, ना क्रिकेट के चाहने वालों के लिए, पुरस्कारों के लिए, ना हमारे मुखालिफ खेलने वाली टीम के लिए, ना ही मैं किसी से वो बातचीत करने में वो अल्फाज अदा कर रहा था, ना किसी को कुछ समझाने के लिए। तो वो उसका मतलब था आई डिडंट इवन मीन टू बी हर्ड, अंडरस्टूड, कम्युनिकेट, अपोजिंग टीम, क्रिकेट फैन। उसने कितनों को कहा कि मैं इनसे मुखातिब नहीं था, ना क्रिकेट फैन से, ना अपोजिंग से टीम से, ना ही मैं किसी से कम्युनिकेट करना चाहता था अपोजिंग टीम में से या क्रिकेट फैन से, ना ही किसी को मैं एक चाहता था कि वो मेरे लफ्ज़ समझे या फिर कोई सुने। आई हैव इन द पास्ट and will continue in future to appreciate the camaraderie। camaraderie मिसावात पे आ जाता है ना, कि वही जो खुतबा हज्जतुल विदा में बताया गया था कि सब भाई भाई हैं, ऐसे ही है ना। तो camaraderie के असूल पे चलूँगा और मैं चलता रहा हूँ, तो ये भी लाइन बड़ी काबिल गौर है। आई हैव इन द पास्ट, मैंने माजी में भी किया, एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और करूँगा फ्यूचर में भी इसको कैरी करूँगा। टू अप्रिशिएट, उसके मुताबिक चलना। द कैमराडरी, एक मिसावत के तौर पे, ख़ुवत के तौर पे, बराबरी के तौर पे, भाईचारे के तौर पे, यानी जिसमें कोई फ़र्क नहीं होगा रंग, नस्ल, ज़बान का। तो कैमराडरी एक वो वर्ड है जो आपको बताता है मीनिंग फॉर भाईचारा, मिसावत, बराबरी, इक्वल होना ऑफ माई फेलो कैरेक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। अब ग्लोब यहाँ पे वर्ल्ड का भी इस्तेमाल हो सकता था, चुनाचे ग्लोब का इस्तेमाल हो, ग्लोब का मतलब भी वर्ल्ड होता है। एंड विल ऑलवेज रिस्पेक्ट, और हमेशा इज़्ज़त करूँगा, एंड ऑनर, इज़्ज़त दूँगा, दैम ऑन एंड ऑफ द फील्ड, चाहे मैं खेल रहा हूँ चाहे ना खेल रहा हूँ। सो दैट या ऑन एंड ऑफ द फील्ड। अगर होता ना ऑफ एंड ऑन, फिर तो होना था ना कभी कभी, लेकिन लिखा हुआ है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, ये उस वर्ड से हट के है, चाहे मैं खेल रहा हूँ चाहे ना खेल रहा हूँ। देखिए ये इसकी फील्ड से मुराद ये जो क्रिकेट खेलता है, हमारी फील्ड से मुराद मैं जो पढ़ाता हूँ, आपकी फील्ड से मुराद आप जो अपना कैरियर संभाले हुए, किसी बिजनेसमैन की फील्ड से मुराद उसकी जो अपनी फील्ड है। तो वो अगर ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, वो एक मंशूर पे चलता रहेगा। यू विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर टू अप्रिशिएट द कैमराडरी ऑफ माई फॉलोइंग क्रिएटर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड भी कह सकता था, फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब या फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड भी जहन में रखिएगा, जिसका मतलब है पूरी दुनिया में। क्या मतलब है? पूरी दुनिया में। एंड विल ऑलवेज रिस्पेक्ट, और हमेशा इज़्ज़त करूँगा, एंड ऑनर देम, और उनको इज़्ज़त दूँगा। रिस्पेक्ट एंड ऑनर
दोनों का मतलब है इज्जत और अजमत देना। ऑन एंड ऑफ द फील्ड, चाहे खेल रहा हूँगा, मैदान में हूँ या मैदान से बाहर। सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आई एम होपफुल दैट you like it, and lot of things you have learned, a few words that you need to write on your paper. Just practice them in your daily English. Have a good time.